चलिए स्टार्ट किया जाए ना। दोपहर बाद वाली क्लास वाले बच्चों ने कर लिया था ना कंप्लीट है? कर लिए थे ना। थोड़ा सा ओम्स लॉ वाला बचा था ना पोर्शन, हो गया है ना सबका? ठीक है, तो चलिए उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा कुछ बातें मैं रिपीट कर देता हूं 5 मिनट के लिए, ठीक है? ओम्स लॉ पढ़ रहे थे हम, ओम्स लॉ, ठीक है? ओम्स लॉ में एक फार्मूला हमने देखा था कंडक्टिविटी का। क्या देखा था? कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई स्क्वायर टी डिवाइड बाई एम। ये कंडक्टिविटी होता है। और कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा क्या होता है? रेजिस्टिविटी होती है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टी हो जाएगा ना। ये कंडक्टिविटी का फार्मूला था। इसमें एन क्या है? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। टी क्या है? एवरेज टाइम। और एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही ना बात? ये हो गया कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। इन दोनों के बारे में एक बात बताई थी, और वो बात क्या थी? देखिए, ये वाला जो टर्म है, ये नंबर डेंसिटी, ये कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करती है। कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करती है। देखिए, कॉपर है, आयरन है, तो हर कंडक्टर की ये n की वैल्यू, नंबर डेंसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो कंडक्टर टू कंडक्टर n की वैल्यू अलग होगी, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। समझ आ रही ना बात? तो कंडक्टर टू कंडक्टर मतलब मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल। तो कंडक्टिविटी पहली बात किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। दूसरा कौन सा है? कोलिजन टाइम। एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम। तो जैसे क्या होता है ना, किसी कंडक्टर के अंदर दो चीजें होती है। एक चीज होती है जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते वक्त सुना होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और दूसरा क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लैटिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लैटिस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसी के चलने से क्या पैदा होती है? करंट बनती है इलेक्ट्रॉन के चलने से। तो जैसे मान लेते हैं एक लैटिस यहाँ पे, एक लैटिस यहाँ पे है, तो जा करके इलेक्ट्रॉन इस लैटिस से टकराया, फिर इसके बाद इस लैटिस से टकराया। इसके बीच का ये एवरेज टाइम है। ये जो टकराने का टाइम है ना, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में, तो ये जो टाइम है ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बजाय ये कह लीजिए चेंज करते हैं। तो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से ये कोलिजन टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं? अगर कोलिजन टाइम चेंज होगा, तो कोलिजन टाइम चेंज होने की वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कंडक्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, मटेरियल, टेम्परेचर। ऐसे ही रेजिस्टिविटी भी दो चीजों पे डिपेंड करती है। किस पे? मटेरियल और टेम्परेचर। ये दोनों बातें हो गई। फिर इसके बाद मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, वो क्या था? रेजिस्टेंस। क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइड बाई एरिया। समझ आ रही ना? तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल और टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ और किस पे? एरिया पे। एक्स्ट्रा दो चीजें एक्स्ट्रा हो जाएगी ना। तो अगर आप देखोगे, ये वाली प्रॉपर्टी किसकी है? मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। और ये क्या है? लेंथ और एरिया। ये दो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसपे रेजिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। ये बात हो गई। फिर उसके बाद एक फार्मूला पढ़ाया था जो बहुत फेमस है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी ना। n क्या है? नंबर डेंसिटी। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। A क्या है? जिस एरिया से करंट क्या हो रही है? पास हो रही है। और VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना। तो मैंने एरिया को इधर किया, I डिवाइड बाई एरिया,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई वी डी, और ये वाले टर्म को क्या डिफाइन किया हमने, करंट डेंसिटी। क्या बोला, करंट डेंसिटी। ये एक फार्मूला था, ये हो गया किसका, करंट डेंसिटी का। क्लियर रहेगा ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो J वाला फार्मूला है, J वाले फार्मूले से J इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई वी डी होता है। क्या होता है, वी डी होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फार्मूला पढ़ा था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये जो फार्मूला था वो क्या था, स्मॉल ई टी डिवाइड बाई एम कैपिटल ई, ये था। समझ आ रही ना बात, जो पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा। तो मैंने कहा कि आप एक काम करिए, यहां पे रख दीजिए इस चीज को, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन ई, और वी डी की जगह पे क्या हो जाएगा, ई, और क्या हो जाएगा, टी ई डिवाइड बाई एम। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टी डिवाइड बाई एम, और ये क्या कहलाएगा, ई, और ये क्या है, करंट डेंसिटी। इतने हिस्से को मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था, कंडक्टिविटी सिग्मा से, यही था ना सिग्मा का फार्मूला जो लिखा था। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा E हो जाए। मैंने आपको बताया था ये भी कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ है। क्या है, ओम्स लॉ। अब देखिए वो वाला जो फार्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें कैसे ये चीज बदल जाएगी, ये चीज कैसे बदल जाएगी। यहां पे हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना, J की जगह पे क्या लिख सकते हो, I डिवाइड बाई एरिया। ये कैप बार बार लग जा रहा है, I डिवाइड बाई एरिया, और सिग्मा ऐसे ही रहने दो। और फील्ड को हम कई दफा इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा चुके हैं, फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो 1 डिवाइड बाई सिग्मा ना, और इसको L को इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा, L, और पहले से ही क्या है, एरिया और करंट, ये पहले से थे। इतने हिस्से को क्या बोला आपने, क्या बोला, रेजिस्टिविटी। तो ये क्या हो जाएगा, रो L डिवाइड बाई एरिया, और ये क्या हो जाएगा, करंट। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है मैंने आपको बताया था कितने के बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर। तो यहां से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आर आई, और यहाँ पे लिखा हुआ था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई एरिया। यहां तक मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया था। और ये हमारा कौन सा है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ दो फॉर्मेट में याद रखोगे, करंट डेंसिटी के फॉर्मेट में ये होता है और पोटेंशियल के फॉर्मेट में ये होता है। क्लियर रहेगा ना, यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसके आगे की कहानी हमें देखना है। V इज इक्वल टू क्या होता है, आर आई। समझ आ रही ना बात, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू करंट। अब सबसे पहले हम ग्राफ पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, ग्राफ पे। तो देखिएगा अब आज की क्लास यहां से स्टार्ट होती है, ग्राफ पे चलते हैं। तो अगर V इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आर आई आ रहा है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, आर आई। तो यहां से अगर आप देखोगे इक्वल, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप क्या कह सकते हो, I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कह सकते हो, I। तो अगर आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस जो है ना पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता। अगर इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन का, थोड़ा सा बताइएगा। यहां से R इज इक्वल टू लिख लीजिए V अपॉन I, लिख लेते हैं ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, अगर पोटेंशियल 2 गुना करते हो तो करंट कितना होगी, 2 गुना। तो ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस जो है आपका वो पोटेंशियल और किस पे, करंट पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, आपने देखा R इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, रो L डिवाइड बाई एरिया। रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। रेजिस्टिविटी में क्या छिपा हुआ है, मटेरियल और टेम्परेचर। समझ आ रहे, तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसका 2 ग्राफ बनता है। अगर आपका ग्राफ V वर्सेस I पूछा है, क्या पूछा है, V वर्सेस I,
तो आपको पता है, जिसने मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको जानते होगे, y इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या मान लेंगे, जीरो। इसका सी का जीरो होना मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से। अब इसमें देखो, ये y एक्सिस पे क्या हो गया, v, और x एक्सिस पे क्या हो गया, i। अब ये क्या है, m है, तो ये स्लोप है। ये ग्राफ किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का। तो ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब इसके स्लोप की जगह पे बताइए क्या है, रेजिस्टेंस। स्लोप की जगह पे क्या है, रेजिस्टेंस। तो इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। समझ आ रही ना। और अगर आपका ग्राफ उल्टा बना दिया जाता है, जैसे इस आर को इधर ले आइए, तो आर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बताइए। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन क्या हो जाएगा, आर। अभी वही लिखा हुआ है, समझ आ रही ना। अगर उल्टा ग्राफ कर देते हो तो इधर क्या आ जाएगा बताइए, आई, और इधर क्या हो जाएगा, वी ना। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा तो इसका जो ग्राफ का स्लोप होगा, इस बार ये y हो गया ना, ये m हो गया, और ये क्या हो गया, x। y की जगह पे क्या हो गया, i, और x की जगह पे क्या हो गया, v। और स्लोप कितने के बराबर हो जाएगा, 1/r के बराबर। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। तो अगर vi ग्राफ है तो स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस। और अगर कैसा है, IV ग्राफ है तो स्लोप क्या होगा, 1/r होगा। इसको कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। तो ग्राफ दोनों पढ़ लेना, ठीक है। इसका स्लोप रेजिस्टेंस देता है और इसका स्लोप क्या देता है, 1/रेजिस्टेंस देता है। समझ आ रही ना बात। चलिए और एक बात बताऊं, ओम्स लॉ जो होता है ना, ओनली कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। ओम्स लॉ सिर्फ किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए। और ये जो ओम्स लॉ का आपने ग्राफ बनाया है, स्ट्रेट लाइन ना, ये किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। तो ओम्स लॉ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के लिए नहीं होता, सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, कंडक्टर्स के लिए। ध्यान रखना। अगर आपसे पूछता है, जैसे ये ग्राफ है ना, इसको ओमिक बिहेवियर कहते हैं। कैसा बिहेवियर कहते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ओमिक बिहेवियर। जैसे मान लेते हैं VI ग्राफ बनाया मैंने, एक मिनट ध्यान से सुनना। VI ग्राफ बनाया और इस तरह से बना दिया, ऐसे बना दिया ना, मान लेते हैं ऐसा ग्राफ आ गया, तो ये ओम्स लॉ के जैसा है। तो ये कैसा बिहेवियर है, नॉन ओमिक। कैसा है, नॉन ओमिक बिहेवियर। क्लियर रहेगा ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस बिहेवियर को क्या बोलेंगे, ओमिक बिहेवियर। समझ आ रही ना बात। और एक चीज स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ के ऊपर जो मैंने पढ़ाया। और एक बात और समझ लीजिए। अच्छा, जैसे मान लेते हैं यहां पे, एक मिनट, एक चीज और सीखिएगा। जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, यहां पे मान लेते हैं 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस ही क्या है, स्लोप है। और स्लोप का दूसरा नाम क्या होता है, tan थीटा। क्या नाम होता है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 ना। क्लियर रहेगा ना। और इस वाले में अगर ये एंगल मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो आपको पता है स्लोप का दूसरा नाम क्या होता है, tan 60। तो स्लोप का दूसरा नाम है tan थीटा, और थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ है, 60। तो tan 60 कितने के बराबर होगा इस बार, तो r ऐसे निकलेगा। समझ आ रही ना बात। और इस वाले में tan थीटा किसके बराबर होगा, r के। और इस वाले में tan थीटा किसके बराबर होगा, 1/r के। क्लियर रहेगा ना। इसको कर लीजिए नीचे इसके, ठीक।
ये वाला पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन को बताओ। द वीआई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा डी। VI graph for a conductor makes an angle theta with V axis. Here V denotes the voltage and I denotes the current. The resistance of the conductor is given by है C ऑप्शन ना। देखो VI ग्राफ बनाओ, VI ग्राफ, ठीक है। वोल्टेज वाले से एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, ये दिया हुआ है ना, थीटा दिया हुआ है। आपको चाहिए कौन सा एंगल स्लोप के लिए, ये वाला ना, तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा, और स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा। अच्छा VI ग्राफ है तो किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर ना, समझ आए। और tan 90 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है, cot थीटा। समझ आ रही ना बात। हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। IV ग्राफ और एक लाइन ऐसे है, ये एंगल बना रही 30 डिग्री, और एक लाइन ऐसे है जो एंगल बना रही है 60 डिग्री ना। इस बार रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए R1 बाई R2 ना। अच्छा IV ग्राफ है ना, IV ग्राफ में tan थीटा के साथ रिलेशन कैसा है, कैसा है, इनवर्स है ना। तो नीचे क्या आएगा, tan थीटा 1 ना। जैसे मान लेते हैं इस वाले को नाम दे दीजिए 1 और इस वाले को नाम दे दीजिए क्या 2 ना। तो इसका अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो R इज इक्वल टू कैसे लिखोगे आप, देखो अभी कैसा रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का, इनवर्स ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा tan 30 ना, R1 का tan 30 और R2 वाला इधर क्या हो जाएगा, समझ आ रही ना। अगर यही ग्राफ VI होता तब तो उल्टा हो जाता, समझ आ रही ना बात, कर ले जाओगे। हाँ tan 60 की वैल्यू कितना होती है, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3, तो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो थे आपके ग्राफ के क्वेश्चन जो इस पे बन सकते थे। और एक बार यूनिट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं और डायमेंशन का भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि किसी में दिक्कत ना हो। यहां पे देखिएगा, आपने एक टर्म कंडक्टिविटी पढ़ा, और कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ऐसे ही एक टर्म क्या होता है, रेजिस्टेंस, क्या होता है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस ना। अब मैंने आपको बोला था, मैं नाम लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये क्या होता है, कंडक्टेंस ना, और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कल बता चुका हूं मैं, कंडक्टेंस ना। और इसका नाम क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले R रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, क्या होती है, ओम। तो कंडक्टेंस की क्या होगी, इसी का जस्ट उल्टा ना, तो क्या हो जाएगी, ओम -1, ठीक है। तो एक चीज आप
इसको ऐसे, ओम को ऐसे लिख सकते हो, OHM, ऐसे लिखते हैं ना। तो ओम को ऐसे लिखोगे, तो अगर इनवर्स लिखना है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा MHO, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा ओम इनवर्स का एक और नाम होता है, साइमन भी होता है, मतलब साइमन भी बोल सकते हो, SIEMEN, साइमन हो गया, ठीक है। और एक काम और कर सकते हो, ओम यहां पे लिखो और उस पे क्या लिखो, माइनस लिखो। यहां तक क्लियर, ये हो गया इसका। अब आ जाइए इस वाले पे, क्लियर है ना। अच्छा, रेजिस्टेंस कितने के बराबर होता है, रो L बाई एरिया। अच्छा, L की क्या होती है, मीटर, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, और इसकी क्या होती है, मीटर। समझ, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर ना। अच्छा, ओम का जो है ऐसे भी लिख सकते हो, ओम मीटर की जगह पे क्या लिख सकते हो, OHM भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये जो कंडक्टिविटी होती है इसकी जस्ट क्या होती है, उल्टी होती है। तो ये कितना हो जाएगा, ओम -1 और M -1। यहां तक क्लियर है ना, समझ आ रही ना बात। अब इसके बाद एक चीज और समझिएगा, यहां तक हो जाने के बाद इसको आप क्या लिख सकते हो, ओम -1 को साइमन, SIEMEN, साइमन, और क्या हो जाएगा, मीटर -1। समझ आ रही ना बात, ये हो गया। अब एक चीज और मैं बताऊं, यहां तक हो जाने के बाद करंट की SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। और आपको CGS यूनिट भी एक थोड़ा सा जानकारी रहनी चाहिए। CGS जो होती है वो बायोट होती है। क्या होती है, बायोट। इसको कर लीजिए, ठीक है। क्या हुआ है, BIOT है B है, B। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, चलो देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है, ठीक। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, MOBILITY, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, मोबाइल है ना, उसी से बना मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से समझना। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल ई कैपिटल ई टी डिवाइड बाई एम होता है। एक काम करिए, ई को बाद में कर दीजिए, टी को पहले कर लीजिए ना, ये इतना हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है इतना, इसी को बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। तो ये जो मोबिलिटी है इसको किससे दिखाते हैं, म्यू से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज मोबिलिटी ना। अब यहां से लॉजिक मत लगाने लगना, यहां से आप एक बात कह सकते हो, इस रिलेशन से मोबिलिटी को भी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाओगे तो आपको क्या दिखेगा, इक्वल, और क्या दिखेगा, एक कांस्टेंट। तो मोबिलिटी कैसा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, इस इक्वेशन में जो चीजें दिखती है उस पर डिपेंड नहीं करता।
तो मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहे हैं? जो अगर इसका मतलब क्या है, अगर फील्ड 2 गुना करोगे, फील्ड क्या करोगे 2 गुना, तो ड्रिफ्ट स्पीड कितना हो जाएगी 2 गुना, तो ये 2 गुना होगा और ये भी 2 गुना होगा, कट के फिर वही आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो मोबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गई ना बात? क्लियर रहेगा ना? तो बात आती है डिपेंड किस पे करता है। तो मोबिलिटी, एक मिनट रुक जाओ यार, सुन लो फिर उसके बाद छापते रहिएगा। मोबिलिटी जो है ना, ये बनी किससे, मोबिलिटी किसकी जगह पे आई है बताइए? म्यू इज इक्वल टू ई टी डिवाइड बाई क्या है एम। अच्छा ये बताओ, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन पे मास। तो कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, हर कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन का कैसा होगा, सेम होगा ना। तो ये वाली चीज बदलना नहीं। ये क्या चीज है, टाइम। क्या है, टाइम। टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो ज्यादा टाइम लेगा। तो ये बेसिकली मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। समझ आ रही ना भाई? इतना जान लिया हमने कि मोबिलिटी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, मोबिलिटी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। अब एक चीज और आपसे पूछेगा, क्या चीज पूछ सकता है, यूनिट और डायमेंशन। क्या पूछ सकता है, यूनिट और डायमेंशन। तो एक चीज लॉजिकली मैं देखना ध्यान से, मैं पढ़ा चुका हूं इस बात को, डायमेंशन में इसकी लिख रहा हूं। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, एम्पियर, और क्या होता है, टाइम, एटी होता है ना। चार्ज की डायमेंशन एटी होती है, और यहां पे टाइम और है एक, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और मास की क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m -1, और ये कितना हो जाएगा T2, और कितना a। ये हो गई डायमेंशन किसकी, मोबिलिटी। कर लीजिए इतनी चीजें। अगली चीज, एक आप ग्राफ बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत, इतनी बातें पढ़ाने के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज विच ऑफ द फॉलोइंग mobility and mobility versus electric field graph is correct। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको 4 ग्राफ दिया हुआ है, मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला ग्राफ इस तरह से, दूसरा मोबिलिटी वर्सेस फील्ड, और ये ग्राफ जो है ऐसा है, तीसरा मोबिलिटी वर्सेस फील्ड, और ये ग्राफ जो है ऐसा है, और एक और मोबिलिटी वर्सेस फील्ड, और ये ग्राफ जो है इस तरह से। कौन सा सही है डी वाला। ए बी सी डी लिख देते हैं। अब बोलिए बी, डी वाला सही होगा, क्योंकि मोबिलिटी फील्ड पे डिपेंड नहीं करती है। समझ आ रही ना बात? तो कैसा ग्राफ होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक।
यही तो पढ़ा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ये 2020 या 21 का है, नीट का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए आप। मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज 6 इंटू 10⁻⁻² इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज इतना ना, देन द ड्रिफ्ट स्पीड वुड बी, ड्रिफ्ट स्पीड कितना होगी? है 0.54 mm/s ना। हाँ वही ऑप्शन ही दिख रहा है एकदम साफ। ठीक है, कर ले जाओगे ना। आपके पास फार्मूला क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है? मोबिलिटी कहलाता है ना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ले जाना है, मोबिलिटी दी हुई है, आपको क्या निकल आएगा? ड्रिफ्ट स्पीड। तो सीधा कौन सा हो जाएगा? ए वाला। क्लियर है ना? बहुत हल्का सा क्वेश्चन था। एक टर्म इस ओम्स लॉ को पढ़ाते वक्त दिखा था, जो करंट डेंसिटी थी। क्या थी? करंट डेंसिटी। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, लिख चुके? हेडिंग डालिएगा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी और इसको दिखाते किससे हैं? जे से। किससे दिखाते हैं? जे से। करंट डेंसिटी क्या होती है? हाँ अभी बता रहा हूं। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया। जे क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया। एक मिनट रुक जाओ। करंट पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? करंट डेंसिटी कहलाता है। तो एक चीज आप देखो, यहां से जब इसको इधर ले जाओगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? J, और ये क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो एक चीज आप समझिए, ध्यान से सुनना। इसको इधर लेके चले गए, अब हमारे पास ये बचा ऑप्शन। अब हम मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो J है ये वेक्टर है या स्केलर है ना। तो एक चीज पहले से डिसाइड है कि एरिया कैसा होता है? वेक्टर होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें एरिया कैसा होता है? वेक्टर होता है। तो एरिया तो वेक्टर हो गया, अब बचा क्या? करंट डेंसिटी। अगर करंट डेंसिटी अगर स्केलर हो, स्केलर मतलब गिनती हो, तो किसी गिनती को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? वेक्टर। लेकिन सामने जो लिखा हुआ है वो तो स्केलर है। समझ आ रही? तो इसका मतलब ये स्केलर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? वेक्टर हो सकता है। तो इस पे चलो वेक्टर लगा के देखते हैं। वेक्टर लगाया तो अब हमें पता है दो तरह का मल्टीप्लीकेशन होता है, एक क्रॉस होता है और दूसरा डॉट। क्रॉस का आंसर क्या होता है? वेक्टर।
लेकिन सामने तो लिखा है स्केलर, तो इसका मतलब इसमें कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। समझ आए? और डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करते हो तो क्या हो जाता है? जे ए कॉस थीटा। तो अब ये जो करंट डेंसिटी है ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? तो थोड़ा सा यहां से इस फार्मूले से मैं आपको दिखा रहा हूं डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। J इज इक्वल टू क्या होगा, और एक और फार्मूला हमें दिख जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होता है? A। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, I की जगह पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो बताइए? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R। V बाई R लिख दिया, और यहां पे क्या लिखा है? अभी भी क्या लिखा हुआ है? एरिया। अच्छा, रेजिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो बताइए? V डिवाइड बाई, रेजिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो? रेजिस्टेंस को आप रो L बाई एरिया, और इनटू क्या है? एरिया। एरिया एरिया क्या हो जाएगा? कैंसिल। अच्छा, ये वाला टर्म अभी मैंने जब पढ़ाया है आपको तो वहां पे एक जगह दिखा था V डिवाइड बाई L क्या कहलाता है? V डिवाइड बाई L क्या होता है? V डिवाइड बाई L, V डिवाइड बाई L जो होता है ये फील्ड होता है, तो E डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? रो। तो E डिवाइड बाई रो क्या आ गया? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का एक और फार्मूला आ गया, ये कैप लगा दे। करंट डेंसिटी का एक और फार्मूला आ गया, करंट डिवाइड बाई एरिया तो होता था, फील्ड डिवाइड बाई रेजिस्टिविटी भी होता है। तो अब ये बताइए, रेजिस्टिविटी ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये फील्ड क्या है? वेक्टर। तो जो डायरेक्शन फील्ड की होगी वही किसकी होगी? जो डायरेक्शन फील्ड की होगी वही किसकी होगी? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन किधर होगी? इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहे हैं? और एक बात बताऊं, अच्छा, जिधर फील्ड होती है, जिधर की तरफ फील्ड होती है उधर कौन चलता है? पॉजिटिव या निगेटिव? और जिस तरफ पॉजिटिव चलता है उस तरफ कौन चलती है? करंट। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन J किसकी डायरेक्शन में होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट भी बोल सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ आ रहे ना? तो ये था किसके बारे में? करंट डेंसिटी के बारे में। ठीक। हाँ, एक गलती हो सकती है आपसे, वो समझ लीजिए। समझ आ रहे? वो गलती क्या होगी? लड़का यहां से समझेगा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनना। अब इस क्वेश्चन का नंबर आ गया है, इसीलिए मैंने बचा रखा था। यहां पे एरिया कम है और यहां पे एरिया ज्यादा हो गया, बढ़ गया एरिया पाइप का ना। पाइप का एरिया बढ़ गया, यहां से करंट चल रही थी, वायर था, वायर से क्या चल रही थी? करंट चल रही थी। अब करंट चल रही थी तो क्या करंट एरिया पे डिपेंड करती है? तो आप यहां से देखोगे तुरंत कह बैठोगे कि करती है ना, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है? तो एक बात आप समझिए, यहां पे ये J और A है ना, जहां पे I हमेशा कांस्टेंट रहती है। वाटर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? फील करिएगा, सॉरी, वाटर मतलब करंट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि अगर एक डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है तो वो वाटर करंट, और एक ही डायरेक्शन में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट ना। तो करंट मतलब होता है वन डायरेक्शनल फ्लो। तो अगर एक तरफ पानी मान लेते हैं, पानी भी क्या है? करंट के जैसा अगर एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जितना इधर से इन होगा उतना इधर से क्या होगा? ऑलमोस्ट इक्वल होगा ना आउट, क्योंकि इसके पास रखने की, पानी रखेगा थोड़ी, अगर लगातार आ रहा है तो जितना इन होगा उतना आउट होगा। तो ऐसे ही करंट भी क्या है? वाटर करंट के जैसा है। तो जितना करंट इन होगी उतना करंट, यहां से जानते हैं ये किस दिन रात के लिए है? करंट दोनों जगहों पे क्या होगी? सेम। जहां पे एरिया कम होगा वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे एरिया क्या होगा? ज्यादा, वहां पे करंट डेंसिटी कम होगी। बस इसलिए यहां से ये मत रिलेट करना कि करंट एरिया पे डिपेंड करती है।
अभी कराऊंगा उस, हाँ इसको कर लो फिर बताता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को करा था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इस पे कराता हूं, ठीक है, उसका आप आंसर दीजिएगा। लिख चुके हैं ना? इसको पढ़िए और बताइए। देखो, across a metallic conductor of non uniform cross section, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब एक तरफ एरिया कम और एक तरफ एरिया क्या हो, ज्यादा, तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, दोनों के अबाउट एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब कह रहा है द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सी ऐसी चीज है इसमें से जो कांस्टेंट रहेगी, दिख रहा है ना, करंट कांस्टेंट रहेगी। अब देखो तीनों चीजें कैसे नहीं रहेगी वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, बढ़िया से समझना। I इज इक्वल टू क्या होता है, N E A V D, ये होता है। ये दो टर्म को मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, इसी का गेम है, N E A V D लिख देता हूं ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मटेरियल मतलब ये जो वायर है ना एक ही चीज का बना हुआ है, तो उसका N और E ये दोनों चीजें फिक्स होगी ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है भाई। N नंबर डेंसिटी है ना, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज, तो एक यूनिट वॉल्यूम में चाहे यहां लो चाहे यहां लो, नंबर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो नंबर और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम रहेगा, बचा क्या, एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक चीज आप समझिए, करंट को सेम रहने के लिए, करंट को क्या रहने के लिए, सेम रहने के लिए, यहां पे एरिया क्या है, कम, कितना मान लेते हैं 5, और स्पीड को अपनी तरफ से मान लेते हैं 20, तो कितना आंसर आया, 100 आया करंट, कितना आया, 100 आया। अब इस वाले हिस्से पे जब जाओगे तो एरिया बढ़ जाता है, तो एरिया 5 से बढ़ करके मान लेते हैं कितना हो गया, 20, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कितना होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा 100 होने के लिए। तो जहां पे एरिया क्या होगा, कम, वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, ज्यादा, और जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, कम। तो ड्रिफ्ट स्पीड कैसी है, वेरिएबल ना। अच्छा ड्रिफ्ट स्पीड के बाद आपने अभी क्या कहते हैं मोबिलिटी पढ़ा है, ठीक है। चलिए करंट डेंसिटी देखिएगा, क्या चीज देखते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, J इज इक्वल टू I डिवाइड बाई एरिया, ये होता है। करंट कैसी है पूरे रास्ते, कांस्टेंट, जहां पे एरिया कम होगा वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे करंट डेंसिटी ज्यादा, और यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे करंट डेंसिटी कम। इस फार्मूले से करंट डेंसिटी देख लेंगे। अब कौन सा बच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैंने पढ़ाया था, J इज इक्वल टू सिग्मा E, जिसको ओम्स लॉ बोला है ना, मैंने बताया था ना, ये भी क्या है, ओम्स लॉ। अच्छा ये बताओ, सिग्मा तो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी एक मटेरियल की मतलब किसी कंडक्टर की दो चीजों पे डिपेंड करती है, मटेरियल और टेम्परेचर। अगर मटेरियल और टेम्परेचर फिक्स है तो कंडक्टिविटी उसकी क्या है, फिक्स है। अगर कंडक्टिविटी फिक्स है तो J चेंज हो रहा है, J चेंज होने की वजह से फील्ड क्या होगी, चेंज होगी, तो फील्ड भी क्या होगी, चेंज। सिर्फ बचा कौन सा, करंट। समझ आ रही ना बात। अब एक लॉजिक मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। लॉजिकली यहां पे फील्ड क्या है, थोड़ा सा बताइए। यहां पे करंट डेंसिटी क्या है, ऐसे समझो, करंट डेंसिटी यहां पे क्या है, जहां पे एरिया कम होगा वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा, तो यहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा, और जहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा वहां पे फील्ड, और जहां पे फील्ड ज्यादा होती है वहां पे फील्ड क्लोजर होती है। तो इसका मतलब इसका जब पिक्चर बनाओगे फील्ड का, तो फील्ड ऐसे बनेगी, देखना ध्यान से।
अरे यार कलर चेंज हो, ये हो जाएगा ना। तो यहां पे देखो फील्ड कैसी, कहां पे डेंसर दिख रही है, यहां पे डेंसर, और यहां पे कैसी दिख रही है, रेयर। तो जहां पे डेंसर होती है वहां पे फील्ड ज्यादा, और जहां पे फील्ड ज्यादा वहां पे, और जहां पे डेंसिटी, और जहां पे एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा। तो इसका मतलब ये है जहां पे एरिया कम होगा वहां पे तीनों ज्यादा होते हैं। कौन कौन? वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और डेंसिटी, तीनों ज्यादा होते हैं जहां पे एरिया कम होता है, और तीनों कम होते हैं जहां पे एरिया ज्यादा होता है। और करंट क्या रहनी है? कांस्टेंट। तो आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए, अब इतना कौन वहां पे बैठ के सोचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड क्या चीज? करंट डेंसिटी। ये तीनों जहां पे एरिया कम होता है वहां पे क्या होते हैं? ज्यादा, और जहां पे एरिया ज्यादा होता है वहां पे क्या होते हैं? कम। ये तीनों का रिलेशन कैसा है एरिया के साथ? इनवर्स। समझ आ रही ना? इन तीनों का एक साथ लिख लीजिए, हमेशा याद रहे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट बढ़िया से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? द डायमेंशंस ऑफ ए कार्बन ब्लॉक आर 1 × 1 × 50 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर फेसेस, बिटवीन द अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। रेजिस्टिविटी ऑफ द कार्बन इज इतना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, कार्बन है या कॉपर हो सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा ना? चलो देखते हैं, और उससे मटेरियल से कोई नहीं, बस वैरायटी हम देख लेते हैं। एक मान लेते हैं हमारे पास, इसका पिक्चर बना देता हूं मैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैरायटी है इसकी। ठीक है, वो बच्चे आ रहे हैं। ये हो गया कार्बन ब्लैक ना, मटेरियल है इस तरह से रखा हुआ है। अब देखिए इसकी लेंथ और वेट कितना है? लेंथ, वेट, और ये क्या हो जाएगी? हाइट। सॉरी उल्टा लिख दिया। इसको लेंथ करिए, इसको विड्थ करिए, और इसको हाइट। सबसे बड़ी डायमेंशन जो पिक्चर बनाई है उस हिसाब से पता चलेगा है। हाँ रुक जाओ मालिक, समझ लो। मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैंने पिक्चर बनाई है ना यहाँ पे, तो सबसे बड़ी जो लेंथ है उसे लेंथ बोल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? एल कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर ना, ये 50 हो गया। अब बचा कौन सी? दो डायमेंशन, और ये वाली कितनी? 1 सेंटीमीटर, और ये वाली कितनी? 1 सेंटीमीटर। क्लियर रहेगा ना? नहीं समझ आ रही बात? ये देखो ऐसे डब्बा है, ये सामने वाला फेस हो गया। ठीक है, इसकी ये वाली कितना है? 1, और ये वाली कितना है? 1, और ये वाली कितना है? समझ आ रही ना? तो इस तरह का ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, क्लियर है ना? समझ गए ना? तो अब आप देखिए पहला क्या पूछा है? फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर फेसेस। तो स्क्वायर फेस कौन से हैं बताइए? स्क्वायर फेस मतलब, स्क्वायर मतलब क्या होगा? स्क्वायर मतलब ये ना जिसकी सारी साइडें कैसी हो, सेम हो। तो ये वाला फेस कैसा है और ये वाला फेस कैसा है? तो इस स्क्वायर से, स्क्वायर फेस के अबाउट आपको क्या निकालना है?
आर इक्विवल। अब यहां पे सीखना, ये जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल डिवाइड बाई एरिया। अब इसकी मीनिंग हमें समझना है। करंट इधर से इन हो रही है, ये जो लेंथ होती है ना, ये लेंथ हमें हिंट करती है, जब भी आप रेजिस्टेंस के फार्मूले में जो रो रेजिस्टिविटी से मल्टीप्लाई करोगे, जो लेंथ होगी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। नहीं समझ आई बात? जैसे मिसाल के तौर पे मान लेते हैं ये मोबाइल है, ठीक है, आपको लिखना था क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस निकालना है। इस मोबाइल में कई फेसेस है, एक सामने वाला है, करंट हो सकता है इधर से चले, एक इधर वाला है, हो सकता है करंट इधर से चले। तो जब रेजिस्टेंस निकालना होता है, मान लेते हैं आपकी करंट इधर से चल रही है, तो करंट इधर से चलेगी तो ये वाली डायमेंशन लेंथ वो एल कहलाएगी। तो जो करंट की डायरेक्शन में होती है वो डायमेंशन क्या कहलाती है, एल कहलाती है। समझ आ रहा? तो ये वाली लेंथ यहां पे मल्टीप्लाई की हो ना एल, तो करंट इसका मतलब किस वाले फेस में चल रही है, इस वाले। समझ आएगी नहीं बात? ऐसे इन हो रही है और ऐसे इधर से क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो इधर से इन हो रही है तो ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी, एल कहलाएगी। समझ आ रही ना? तो यहां पे देखना रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है, 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5। लेंथ बताइएगा, लेंथ कितना है, लेंथ ये 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदल लीजिए, मीटर में, ये हो गया, डिवाइड बाई एरिया। अब एरिया जो है ना, एरिया कौन सा लेते हैं, जो करंट के परपेंडिकुलर हो, करंट के क्या हो, तो करंट ऐसे जा रही है ना, तो ये वाले फेस का एरिया कितना है, 1 इंटू 1, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 है क्या? अरे बाबू, ये तीनों को मिला के सेंटीमीटर 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 क्यूब हो जाए। समझ आए? उससे कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? रो सेंटीमीटर में है तो इसको किस में बदल लो, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, अरे गड़बड़ है, यूनिट गड़बड़, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम, और मीटर की जगह पे क्या लिखा हुआ था, ओम छूट गया है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को किस में बदलना है? तो इसको मीटर लिख दो, आसानी हो जाएगी। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहां तक, यहां पे छूट गया था, ठीक। तो यहां पे ये हो गई रेजिस्टिविटी आपकी, और ये क्या हो गई, लेंथ कौन सी लोगे। आपको यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, रेक्टेंगुलर फेसेस के अबाउट आपको निकाल। एक मिनट ध्यान से सुनिए, कम से कम इस क्वेश्चन को क्लियर तो कर लीजिए। अगला कहां से निकालना है, बिटवीन दी, पहला क्वेश्चन किस पे था, स्क्वायर फेस पे। अब दूसरा कौन सा है, रेक्टेंगुलर फेस। अच्छा ये बताओ, रेक्टेंगुलर फेस दो है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे ये जो इधर वाला सामने वाला था ना, ये स्क्वायर था, और इधर वाला क्या था, स्क्वायर। इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। एक मिनट रुकना, इसमें सामने वाला और ये वाला कैसा है, स्क्वायर। एक इधर होगा, एक इधर होगा। समझ आ रही ना बात? तो ये वाला फेस और ये वाला फेस कैसा है, रेक्टेंगुलर। और एक टॉप वाला फेस और एक बॉटम वाला, ये दोनों कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। तो यहां पे रेक्टेंगुलर बोला है ना, तो अगर आप इसका एरिया देखिए, एक मिनट, ये लेंथ और इंटू ये विड्थ हो गया। नीचे वाला फेस कितना है, लेंथ कितना है 50, और ये वाला कितना है 1, तो एरिया कुछ आएगा 50 ही आएगा ना। समझ, 50, 85 नहीं, 50 ही ठीक है। यहां तक क्लियर है ना? अरे यार समझ लो, ये वाला फेस है, मतलब इस तरह से क्यूब है, तो दो रेक्टेंगुलर फेसेस है, एक इधर और एक इधर। एक ये बन रहा है पेयर, और एक ऊपर और एक नीचे। अभी हम ऊपर नीचे वाले को चेक कर रहे हैं, तो ऊपर वाले और नीचे वाले को चेक करोगे तो ये वाला फेस ध्यान से देखो, ये वाला
ना, ये नीचे वाला फेस है ना, इसका एरिया कितने के बराबर है? 50 लेंथ और 1 विड्थ ना। अच्छा ये सामने वाले का देखो कितना आएगा, 50 लेंथ और, तो मतलब रेक्टेंगल वाला एक ही निकलेगा, चाहे ऊपर नीचे से निकाल लो चाहे सामने और पीछे से निकाल लो। समझ आ रही ना? तो किसी एक से निकालते हैं, चलिए मान लेते हैं यहां से निकालते हैं रेजिस्टेंस। कहां से निकालते हैं? फ्रंट से निकालते हैं। कहां से? फ्रंट और बैक। तो यहां पे फ्रंट लिख लो और क्या लिख लो? बैक। अब आपको क्या चाहिए? रेजिस्टिविटी। और क्या चाहिए बताइए? लेंथ डिवाइड बाई एरिया। अब ध्यान से सुनना, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितना होगी? 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5। अब बचा कौन सा? लेंथ। आपको पता है कौन सा फेस लिए हो? सामने वाला और पीछे वाला। तो सामने और पीछे वाला करंट इधर से इन होगी, तो करंट इधर से इन होगी, तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी? लेंथ। इस बार लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर -2। और एरिया, एरिया कौन सा होता है? जो सामने हो ना, जो करंट पे पड़ रहा हो, करंट के फ्रंट पे जो पड़ रहा हो परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा? 50। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलोगे तो कितना? बस आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? कर लो इसको। जल्दी करो यार, हो गया ना? अभी नहीं हुआ? हो गया। देखो अगला क्वेश्चन। ना ये है आपका क्यूबाइड ना, ध्यान से देखिएगा। ये वाली चीज मान लेते हैं लेंथ है L ना, और ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज ये विड्थ है, और ये वाली चीज हाइट है, हाइट H ना। लेंथ, विड्थ, हाइट। एक मिनट सुनना ध्यान से, इस बार आपको बताना है तीनों का आंसर, ठीक? लेंथ, विड्थ, हाइट मैंने दे दिया। अगर मैं आपसे बोल देता हूं इन तीनों डायमेंशन में सबसे बड़ी लेंथ है, सबसे बड़ी कौन है? लेंथ है। और फिर उसके बाद कौन सी ये है? हाइट है। और सबसे छोटी जो है वो कौन है? विड्थ है। क्या है? विड्थ है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले इस वाले, ये जो फ्रंट वाला फेस है, ये वाला फेस ध्यान से देखिएगा, इस वाले फेस के अबाउट आप, इस वाले फेस के अबाउट आप मुझे रेजिस्टेंस लिख करके बताइए। और इस फेस को नाम दे देते हैं 1, तो ये रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? R1। R1 इज इक्वल टू क्या होगा? थोड़ा सा बताइएगा। रो लिखोगे ना, और लेंथ कितना लोगे? ये पूरी ना, क्योंकि इस फेस से जब लोगे ना तो करंट ऐसे बहेगी, करंट लेंथ की डायरेक्शन में होती है ना, तो कितना हो जाएगा? L डिवाइड बाई एरिया कितना होगा बताइए? ये वाला कितने के बराबर है? H। और ये वाला कितने के बराबर? W। तो ये वाला रेक्टेंगल है ना जिससे करंट फ्लो हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा? HW। लेंथ, विड्थ, हाइट। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद R2 निकालिए। R2 जो है, मान लेते हैं हमारा ये वाला टॉप वाला फेस है। कौन सा है? टॉप वाला। और बॉटम वाले से करंट बह रही है, टॉप और बॉटम से। इधर नीचे से करंट बह रही है, ठीक है? तो नीचे से करंट बह रही है, इस बार लेंथ कौन सी होगी? H होगी। तो ये क्या हो जाएगा? रो इंटू H ना, डिवाइड बाई एरिया कितना होगा बताइए? लेंथ इंटू W, LW। लिख सकते हो ना?
अब इसके बाद बचा कौन सा है, फ्रंट और बैक, उसके पीछे लिखिए कितना होगा बताइए, रो। अच्छा अगर फ्रंट से जाएगी, फ्रंट से करंट जाएगी तो लेंथ कौन सी लोगे, ये वाली ना, और ये वाली कौन सी चीज है, W, तो यहां पे क्या हो जाएगा W, और एरिया लेंथ इंटू हाइट L इंटू H। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, रेजिस्टेंस तीनों का निकाल लिया। अब अगली चीज सुनिएगा, इन तीन में से एक रेजिस्टेंस मैक्सिमम है और एक रेजिस्टेंस मिनिमम है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होता है, रो L डिवाइड बाई एरिया। आपको एक बात समझ आ रही है, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के लिए लेंथ ज्यादा, एरिया कम होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू, तो अगर एक बात बताओ, इस जो ये कंडक्टर है या जो बॉडी है जितना भी है, इसका वॉल्यूम, इसकी लेंथ चेंज करने से या दबाने से इसका वॉल्यूम चेंज होगा, सॉलिड का वॉल्यूम चेंज जनरली हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे पॉइजन्स रेशियो में, समझ आ रही ना। तो जनरली वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। जनरली वॉल्यूम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो जनरली अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो एक बात मुझे बताना थोड़ा सा, वॉल्यूम कैसा रहना है, कांस्टेंट। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका ऑटोमेटिकली एरिया कम होगा। नहीं समझ आई, समझ पा रहे हो ना। अगर इसको ठोक पीट करके आपको सही करना हो तो अगर आप उसकी लेंथ ज्यादा कर देते तो एरिया अपने आप क्या हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे से कैसा टर्म है, जुड़ा हुआ। अगर लेंथ ज्यादा है तो एरिया, तो इसका मतलब जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका एरिया, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका एरिया सबसे कम, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। तो आर मैक्स कौन सा है, आर मैक्स कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ना। और मिनिमम कौन सा है, जिसकी लेंथ सबसे कम कौन है, विड्थ ना। तो जिसकी लेंथ सबसे कम होगी उसका एरिया, अगर लेंथ ज्यादा और एरिया वो सॉरी अगर लेंथ कम और एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तो सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब आपसे पूछता है ऐसे क्यूब दे करके या मतलब क्यूबाइड दे करके पूछेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए। तो यहां पे मैं निकाल देता हूं, देखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो, आर मैक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर मैक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर मिनिमम। आर मैक्स कितने के बराबर है, यहां से पढ़ के बताइए, रो एल डिवाइड बाई एच, विड्थ ना, हाइट और विड्थ। और मिनिमम कितना है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ये मिनिमम कितने के बराबर है, रो W और डिवाइड बाई लेंथ इंटू हाइट लिखने के बजाय कहां लिख लीजिए, L इंटू H। कुछ कट रहा है, रो से रो कट गया, H से H कट गया, ऊपर क्या आएगा L स्क्वायर, नीचे क्या आएगा विड्थ स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आर मैक्स डिवाइड बाई आर मिनिमम ना। अच्छा इसको और अच्छे से कर सकते हो, L डिवाइड बाई W का क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर, ये क्या होता है आर मैक्स डिवाइड बाई आर मिनिमम। अब आपसे पूछता है, आप सीधा जवाब दे सकते हैं, आर मैक्स मतलब जो ये 3 डायमेंशन है ना, ये कौन सी डायमेंशन है, कितनी डायमेंशन है यार, लेंथ विड्थ हाइट, 3 डायमेंशन है। अगर इन 3 डायमेंशन से 3 तरफ से करंट जा सकती है, 3 तरह का रेजिस्टेंस हो सकता है, तो आपसे मैक्सिमम और मिनिमम का अगर रेशियो पूछता है तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो मैक्सिमम लेंथ डिवाइड बाई मिनिमम लेंथ का होल स्क्वायर। नहीं समझ आई बात, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये L क्या है, मैक्सिमम ना, और विड्थ क्या है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है मैक्सिमम लेंथ डिवाइड बाई मिनिमम लेंथ का होल स्क्वायर। जैसे मिसाल के तौर पे मान लेते हैं
एक बात बताइए, लेंथ मान लेते हैं 10 है, एल कितना है 10, और हाइट कितना है मान लेते हैं 7, और विड्थ कितना है 5 है। तो आप मुझे बताइए मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो। तो मैक्सिमम लेंथ कितना 10 और मिनिमम कितना 5, 10 डिवाइड बाई 5 कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4:1 आ गया आंसर। समझ आया ना? आप इसको कैसे पूरा लिखोगे, मैक्सिमम लेंथ डिवाइड बाई मिनिमम लेंथ के रेशियो का स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।